आप सुन रहे हैं मेरा टैलेंट मेरी पहचान, माई टैलेंट इज माई आइडेंटिटी यूट्यूब चैनल पर कहानी आखिर वे हैं कौन, भाग 3। पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से बुढ़िया और निर्मला की मुलाकात हुई। इसके अलावा वे सभी भी साथ साथ रहने लगते हैं। अब आगे रात का सन्नाटा पूरे गांव में पसरा हुआ था। गांव ही क्या, सारी दुनिया में पसरा हुआ था। वही इस देश के किसी कोने में बैठा कैलाशपति नारियल पानी पी रहा था। उसके चारों तरफ बहुत सारी फुलवारी किरकिरियाओं थीं। हम उन किरकिरियों से यह पता लगा सकते हैं कि उनसे भीनी भीनी सुंदर खुशबू पूरे वातावरण को खुशनुमा बना रही थी। इसके अलावा सामने खड़ी कमला उसकी तरफ ताक रही थी। कहने को तो कमला कैलाशपति की एक बहुत ही अच्छी साथी एवं सहभागिनी थी। कमला कैलाशपति को बहुत प्यार करती थी, लेकिन न जाने क्यों कैलाशपति कमला को एक दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं समझता था। कमला बहुत प्रकार के सपने संजोए अपने ही धुन में इधर उधर टहल रही थी। वही कैलाशपति भी अपने किसी विचार में लगा हुआ था कि तभी अचानक एक आदमी बाहर से आया और एक पत्र उसके नाम छोड़कर वहां से जाने को तैयार हुआ कि तभी कैलाशपति ने उसे 50 रुपए देते हुए कहा, यह आपका मेहनताना है, आप इसे ले जाइए। उस मोटे से आदमी ने आगे हाथ बढ़ाए और पैसों को ले लिया। उसके बाद में अब उन पैसों को मस्तक से लगाया और वहां से चलता बना। थोड़ी देर के बाद कैलाशपति ने उस पत्र को अपनी तरफ खींचा। खींचते ही उसने देखा काफी कीमती लिफाफा है। लिफाफा खोलते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह पागलों की तरह इधर से उधर उछलने लगा। देखते ही देखते जैसे उसकी खुशियां 100,000 गुने ज्यादा हो गई थीं। वह बहुत खुश था। आज वह कमला से बहुत सारी बातें करना चाहता था। कमला ने भी कोई नानुकुर नहीं किया। कमला ने खुश होकर पूछा, क्या हुआ कैलाश जी, आप इतने खुश तो कभी नजर नहीं आते थे, आज इतने खुश कैसे हैं? कैलाशपति ने वह पत्र कमला के आगे बढ़ा दिया। कमला ने भी जब उस पत्र को पढ़ा तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। कैलाशपति को वह चीज मिल गई थी जिस चीज की उसे बरसों से तलाश थी। तलाशते तलाशते आज भगवान ने उसकी तलाश पूरी कर दी थी। पत्र में लिखा था, प्रिय कैलाशपति जी, हम पायल ग्रुप इंडस्ट्री की ऑनर पायल शर्मा बात कर रहे हैं। उम्मीद है आप हमारी यह 500 अरब की डील नहीं ठुकराएंगे। इसके अलावा जितना आपने साथ दिया है, अब 500 अरब की डील हो जाने पर भी आप साथ देंगे। मुझे पता है कि आपने जिन जिन कंपनियों को या जिन जिन इंडस्ट्रीज को कुछ भी अपनी तरफ से दिया या उनसे किसी भी प्रकार की सौदेबाजी की है तो वह आगे ही बढ़ी है। इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको यह तुच्छ भेंट दे रही हूं। इस भेंट में आपको 50 करोड़ का चेक है। मुझे पता है कि यह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, मगर फिर भी मेरी खुशी के लिए आप इसे स्वीकार कर लें। यह सुनकर कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह पत्र में इतना लीन हो गई कि उसे सुध ही ना रही। थोड़ी देर के बाद कैलाशपति ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, कमला, सारी रात इन्हीं क्यारियों में गुजार देने का इरादा है क्या? कमला की तंद्रा टूटी तो उसने ऊपर मुंह उठाकर देखा। आज कैलाशपति का चेहरा काफी दमक रहा था। इस अंधियारी काली रात में भी जैसे एक सुंदर सूरज निकल आया हो। कमला और कैलाश की जोड़ी भी चांद और सूरज जैसी थी। भगवान ने जैसे दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। फिर कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, सारी रात इसी में बिता लो। वैसे भी महलों में रहने वाले व्यक्ति बगीचों में क्यों क्यों कर रहने लगे? कैलाशपति ने हंसते हुए हां में सिर हिलाया। इसके बाद कमला का हाथ पकड़कर वह क्यारियों की बनी हुई पतली गलियों में इधर उधर टहलने लगा। इसके साथ साथ बाग में तरह तरह के फल के भी वृक्ष थे। उन्होंने आम और अमरूद के पेड़ों को देखकर कहा, कितने अजीब लगते हैं ना ये पेड़। ये अपने सीजन के हिसाब से सब कुछ देते रहते हैं। जहां ये अपनी सीजन पे मीठे आम खिलाते हैं, वहीं ये उस व्यक्ति को छाया भी प्रदान करते हैं जिसके पास रहने को घर नहीं है। वो दोनों चलते रहे। रात की ठंडी हवा में पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती झिंगुरों की आवाज ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। कैलाशपति ने कहा, कमला, आज मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी की तलाश पूरी हो गई है। तुम्हारे साथ ये रातें, ये बगीचे, ये पेड़, मुझे लगता है यही मेरी असली संपत्ति है। कमला ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे लगता है कि मैं सबसे अमीर औरत हूं जो ऐसे साथी के साथ हूं। दोनों की हंसी में रात की सन्नाटा गूंज उठा और तारों भरे आकाश के नीचे उन्होंने उस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लिया। वो दोनों टहलते हुए एक झरने के पास पहुंचे। झरना अपनी रफ्तार से बह रहा था। पहाड़ी इलाका होने के कारण ठंड भी काफी ज्यादा हो गई थी। मौसम की बात करें तो मौसम गर्मियों का था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या वर्षा, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में तापमान 16 डिग्री रहता ही है। यदि हम बात करें कुछ अन्य ऊंचे पहाड़ों की तो वहां तो बर्फ गर्मियों में भी जमा रहता है। आज उसी पहाड़ से निकले हुए एक झरने की बात हम कर रहे हैं। दोनों उस झरने के पास पहुंचे तो देखा धीरे धीरे बांध की मिट्टी कटकर झरने में गिर रही है। तभी अचानक से कैलाशपति ने कहा, देखो कमला,
कितना अजीब है ना, जो झरना बरसों से था और बांध को गुंजायमान रखता था, अपने शीतल जल से सारे पेड़ पौधों को पानी पिलाता रहता था, अब लगता है इसने भी अपना रुद्र रूप धारण कर लिया है। हम तो जल्द ही बांध संकट में आ सकता है, खास तौर से तब जब सारी मिट्टी कट जाएगी। इतना कहना था कि एक बड़ा सा मिट्टी का चट्टान कटकर झरने में जा गिरा। झरना इतना गहरा था कि इंसान एक बार यदि झरने में गिर जाए तो धारा में प्रवाहित होने लगेगा। ठीक उसी समय दो और बड़े बड़े चट्टान टूटकर पानी में गिर गए। थोड़ी देर के बाद देखते देखते कमला फिसली और कैलाशपति से उसका हाथ छूट गया। तभी अचानक उसके पैरों की मिट्टी दब गई और वह झरने में जा समाई। कैलाश हतप्रभ होकर इस तमाशे को देखता रहा। कमला ने 2 बार निकलने की भरसक कोशिश की। कैलाशपति ने भी उसे निकालने की बहुत कोशिशें की, मगर हर कोशिश नाकाम हो गई। कमला का कहीं अता पता नहीं था। उसने विसल बजाई। विसल बजाते ही लगभग 100-200 आदमी वहां आकर इकट्ठे हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब इस बांध की रखवाली के लिए ही बनाए गए थे। जब उन्होंने यह नजारा देखा तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। कई गोताखोरों ने बिना कुछ सोचे समझे झरने में छलांग लगाई, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कमला वहां नहीं थी। कैलाशपति भी पानी में छलांग लगाना चाहता था, मगर उसके आदमियों ने उसे ऐसा करने से साफ साफ रोक दिया। उन्होंने एक स्वर में कहा, मालिक, यदि यह इतना कम गहरा होता तो सच में ऐसा लगता कि हम इसमें छलांग लगाकर बच जाएंगे तो निश्चित ही हम सब कूद जाते। भले ही अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े, मगर हम कमला मैडम को जरूर निकाल लाते। सबकी एक राय सुनकर कैलाशपति ने झुंझलाकर कहा, सब मेरी वजह से हुआ है। न मैं आज आता और न ये सब होता। कमला भी मुझे कितना मानती थी। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, मगर वह चिल्ला नहीं सकता था। यदि किसी और की वजह से ऐसा हुआ होता तो निश्चित ही कैलाशपति उसे मृत्यु दंड देता, लेकिन ऐसा नहीं था। यह तो एक प्राकृतिक आपदा थी जो अचानक से कमला पर आकर टूट पड़ी थी। गोताखोरों ने कई गोते लगाए, मगर कमला का कोई अता पता नहीं चला। काफी रात हो गई थी। कैलाशपति अकेले एक पत्थर पर बैठा उसी झरने की तरफ ताक रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कितना प्यार करती थी उससे उसकी कमला, लेकिन वह था कि अपनी साथी को समझ नहीं सका। आज उसी भूल का पश्चाताप करेगा। वो यदि कमला सुबह तक नहीं मिली तो वह भी इस झरने में कूदकर अपनी जान दे देगा। कमला की वो नाजुक नाजुक कलाइयां उसे बहुत याद आईं, जब एक बार घोड़े से गिर जाने पर उसे बहुत चोट आई थी और कमला ने उसे अपने नरम नरम हाथों से तेल, कपूर इत्यादि की मालिश की थी और वह जल्द ही स्वस्थ हो गया था। उस पल की मीठी यादें उसके दिल में घूम रही थीं और हर आंसू के साथ उसका दिल और भी भारी होता जा रहा था। वो सोच रहा था कि काश वो समय वापस आ जाए, काश वो कमला को और ज्यादा समझ पाता। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और कैलाशपति के दिल में एक अनजाना डर बस गया था। क्या वो अपनी कमला को फिर कभी देख पाएगा? तभी अचानक एक गोताखोर ने जोर से चिल्लाकर कहा, लगता है कमला मैडम मिल गई। सभी गोताखोर उसकी तरफ बढ़ने लगे। कैलाशपति से भी नहीं रहा गया। वह उस पत्थर पर से उठकर झरने के किनारे जा पहुंचा और बेसब्री से इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद गोताखोरों ने जब उस चीज को निकाला तो देखा एक बड़ी सी बोरी है जिसमें बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं और वह पानी से काफी तरबत्तर है, जिससे उसकी वजनता काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसके ऊपर बंधे हुए रेशमी बहुत सारे धागे जो बालों जैसे लग रहे थे। शायद इसी वजह से उन गोताखोरों को उम्मीद थी कि मैडम यही हैं। वहां जोर से चीखा और फिर वहीं बैठ गया, जैसे नाउमीदी ने उसके अंदर अपना घर बना लिया हो। थोड़ी देर के बाद एक गोताखोर ने दूर से चिल्लाकर कहा, यहाँ आओ, असली कमला मैडम वो नहीं, असली कमला मैडम ये हैं। राम राम, अगर यह झाड़ी न होती तो मैडम तो कब की पार हो गई होती। उसके उस तरफ जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। वहां पर इससे भी 10 गुने ज्यादा खतरनाक और बड़ा झरना बह रहा था, जहां उस गोताखोर ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कदम रखा था। थोड़ी देर के बाद सारे गोताखोर डरते डरते वहां पहुंचे और अपने आप को धार से काटते हुए धीरे धीरे उस बेहोश कमला को अपने साथ उठाकर ले आए। यह कहना मुश्किल था, कमला मरी है या बेहोश हो गई है। कैलाशपति ने कमला को देखते ही आंसू बहाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसने उसकी कभी कदर नहीं की थी। सच ही कहा है किसी ने, जब तक इंसान होता है लोग उसकी कभी कदर नहीं करते। उसके चले जाने, खो जाने या मर जाने पर लोग उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू, उसकी कदर सब कुछ करते हैं। यही कैलाश के मन में चल रहा था। उसने अपने बड़े से बड़े डॉक्टरों को इंस्टेंट यानी जल्दी से जल्दी आने को कहा और डॉक्टर यह सुनना ही था कि लपकते हुए, दौड़ते हुए वहां पर आ गए। उन्होंने कमला को देखा। उसका शरीर काफी ठंडा हो चुका था, बर्फीला पानी था, और कहा, शरीर काफी ठंडा हो गया है, लगता है मैडम बचेंगी नहीं। यह सुनना था कि कैलाश ने डॉक्टरों को डांटते हुए कहा, खबरदार, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। हम आपको पैसा किस चीज का देते हैं?
तभी डॉक्टर ने प्रेम से कैलाश को समझाते हुए कहा, देखिए सर, हम आपकी कदर करते हैं, हम डॉक्टर हैं। बेशक आप हमें पैसा बहुत ज्यादा देते हैं, हम इसके लायक भी नहीं हैं जितना आप हम पर पैसा सिर्फ आम खर्चे में कर देते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम कोई भगवान नहीं हैं। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कमला मैडम बच जाए। इसके साथ ही एक और नर्स की टोली वहां हाजिर हुई। उन्होंने कमला को बहुत सावधानी से उठाया और एक पालकी में बिठाया। फिर वे उसे वहां से ले जाने लगे। कैलाश उनके पीछे पीछे चल दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में एक उम्मीद की किरण थी कि शायद कमला बच जाए। डॉक्टर और नर्सेज ने कमला को तुरंत इलाज देना शुरू किया, उसे गर्माहट देने की कोशिश की और हर संभव प्रयास करने लगे ताकि उसे फिर से जीवन मिल सके। कैलाश वहीं खड़ा होकर सब देखता रहा। उसकी प्रार्थना थी कि कमला जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे कि कमला की आंखें खुली। वह सर्दी से अब भी कांप रही थी। पूरे कमरे को इतना गर्म कर दिया गया था कि एक आम इंसान वहां पर ठहर नहीं सकता था, क्योंकि कमला को इसकी सख्त जरूरत थी। इसीलिए उस कमरे को पूरी तरह से गर्म कर दिया गया था। उस कमरे में चल रही छोटी बड़ी मशीनें जो कमरे की ठंडी हवा को गर्म करने पर तुली हुई थीं। कमला ने जब आंखें खोली तो उसे लगा कि वह स्वर्ग में आ गई है। इतनी गर्मी उसके इलाके में तो कभी नहीं हुई थी। फिर आज इतनी गर्मी कैसे है? नर्सों ने उसके कपड़े पहले ही बदल रखे थे। उसे सुंदर और सजीले वस्त्रों को पहनाकर ही उसे उस गर्म कमरे में लिटाया गया था। उसने देखा तो वह हतप्रभ रह गई, क्योंकि उसके शरीर पर एक बहुत ही मोटा कोट था। इसके अलावा बहुत से पतले मगर मुलायम कंबलों से उसका शरीर ढका हुआ था। उसने सोचा, कहीं वह स्वर्ग तो नहीं आ गई है। उसने अपनी आंखें चारों ओर उठाई तो देखा 2 नर्सें उसकी सेवा में हाजिर हैं। कमला को होश आते ही एक नर्स दौड़ी दौड़ी भागी। यह देखकर कमला हैरान हो गई और वह डर के मारे सिंघाड़ उठी। अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा, ये कौन से इलाके में है वो। थोड़ी देर के बाद कैलाश को खबर मिली कि कमला को होश आ गया है। कैलाश उसके सामने जा तक नहीं पा रहा था। संकोच के मारे वह कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। वह क्या करे? इसमें उसकी तो गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप को ही दोषी ठहरा रहा था। कमला क्या सोचेगी कि कैलाश ने ही जानबूझकर उसे वहां पर लाना जरूरी समझा था, या ये कहें कि लेकर गए थे। अब क्या करें? कैलाश अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी एक दूसरी नर्स भी वहां दौड़ी दौड़ी आई और बोली, कैलाश सर, जल्दी चलिए, कमला आपको याद कर रही है और पता नहीं कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। जल्दी चलिए, उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद उसका बचना नामुमकिन है। यह सुनना था कि कैलाश के पैर में जैसे बिजली सी दौड़ गई और वह फुर्ती से उसके कमरे में भागा। धम धम की आवाज पूरे फर्श पर गूंज रही थी। आज कितनी अजीब बात थी, जो व्यक्ति नंगे पैरों महंगी कालीनों पर भी नहीं चला, वह अस्पताल की फर्श पर नंगे पैरों दौड़े जा रहा था। सर्दी गर्मी की उसे कोई परवाह नहीं थी। जब वहां गया तो देखा कमला बैठी किसी के आने का इंतजार कर रही है और 2 नर्सें जबरदस्ती उसे लिटाना चाहती हैं, मगर वह लेटना नहीं चाहती। उसे बेहद गर्मी सता रही है, उसका शरीर पसीने में तरबतर है। यह देखकर कैलाश अपने आप को रोक न सका। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, कमला, कैसी हो? कमला ने कैलाश को अपने सामने देखकर ताज्जुब में आकर कहा, कैलाश जी, आप यहां कहां हैं? कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? हाँ, मुझे लगता है कि मैं कोई सपना ही देख रही हूं। कैलाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कमला, तुम सपना नहीं, तुम सच में मेरे पास हो। कमला, आज मैं तुम्हें सबके सामने सच्चे दिल से अपनाता हूं। आज से तुम मेरी सुख दुख की सहभागी रहोगी। हर पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में अपनाता है। मैं तुम्हें आज वो सभी अधिकार देता हूं जो तुम्हें मिलने चाहिए थे। मेरी ही भूल थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। कमला, प्लीज मुझे माफ कर देना। यह सुनना ही था कि कमला की आंसू धाराएं बह पड़ीं। वह कब से इन शब्दों को सुनने के लिए बेकरार थी, वरना अपने माँ बाप को छोड़कर वह क्यों कर कैलाश के साथ रहती। आज उसका वर्षों का सपना पूरा हो चुका था। जब कैलाश पति ने कमला का हाथ पकड़ा तो आज उन नाजुक नाजुक कलाइयों में वो बात नहीं थी जो कभी पहले थी। अब तो कमला बेबस है, लाचार है, परेशान है, बीमार है। कमला बेचारी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसके शब्द अंदर ही रह जाते थे। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। कैलाश ने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों में अपने लिए दर्द और प्यार दोनों देखे। कैलाश ने धीरे से कहा, कमला, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें समझता हूं। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर्फ इतना ही कह पाई, कैलाश, और उसके बाद उसके शब्द फिर से गुम हो गए। कैलाश ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत।
उस पल में कमरे की शांति को सिर्फ कमला की सांसों की आवाज ने ही तोड़ा और कैलाश का दिल उसके लिए और भी ज्यादा नरम हो गया। कमला ने कैलाश पति से धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, कैलाश जी, लगता है इस जन्म में हम दोनों का मिलना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन वादा करो कि अगले जन्म में तुम मुझसे जरूर मिलोगे। यह कहना ही था कि कैलाश ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, कमला, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारे डॉक्टर्स मंगाए हैं। देखो, सारे डॉक्टर्स काम पर लगे हुए हैं और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कमला ने कैलाश की तरफ ताकते हुए कहा, नहीं कैलाश जी, मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे भी दुआ दीजिए और वादा कीजिए कि मेरे न रहने के बाद आप मेरा अफसोस कभी नहीं करेंगे। यह सुनना था कि कैलाश फूट फूट कर रोने लगा। हाय, ये जीवन भी कोई जीवन है जब तक उसे नहीं समझ सका। कमला उसकी चारों तरफ थी। अब जब कैलाश ने खुद ये एतबार किया, कमला से प्यार करने का जिक्र किया, तो कमला उससे छीन ली जाए, ऐसा वह कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने एक ही सांस में न जाने कितने देवी देवताओं से मन्नतें मान डाली। उसने यहां तक कि डॉक्टर्स से भी कह दिया, डॉक्टर साहब, आप पूरी कोशिश करके कमला को बचा लो। बदले में भले ही मेरी सारी संपत्ति बर्बाद जाए, भले ही मेरा कुछ भी ना बचे, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी कमला को बचा लो। डॉक्टर ने उसे संभालते हुए कहा, कैलाश सर, आप इस मामले को ज्यादा क्रिटिकल न बनाएं, हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहना ही था कि कैलाश पति गुस्से में आकर बोले, कब तक करते रहोगे ये कोशिशें? ये कोशिशें तुम यहां कर रहे हो, कमला की जान जा रही है। अगर कमला नहीं बची तो मैं भी जीकर क्या करूंगा? और वह फूट फूट कर रोने लगा। जब डॉक्टर्स ने देखा कि कैलाश आपे से बाहर हो गया है, तो उन्होंने उसे धीरे से बाहर निकाल दिया और दूसरे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। 2-4 आदमी जो कैलाश के बेहद खास थे, उनके साथ में बिठाकर कहा, कैलाश जी का ध्यान रखो, अभी यहां आपे से बाहर हैं। पूरी कोशिश की जाए कि कमला से संबंधित इनसे कोई भी बात न करने पाए, तब तक जब तक कमला ठीक नहीं हो जाती या उसके लिए कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। इतना कहकर वे चले गए। कमला अपनी आंखों के सामने से कैलाश पति को जाते हुए देख निढाल लेट गई, जैसे अब उसका पंछी बस उड़ने ही वाला हो। कुछ समय के बाद डॉक्टर्स ने उसका फिर से इलाज शुरू कर दिया। कमला को नींद आई और वह जोर से सोने लगी, जैसे बरसों के बाद आज उसे पहली बार एक अच्छी मगर प्यारी सी नींद आई हो। सुबह के लगभग 9 बजे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से कमला की आंखें खुलीं तो वह देखकर हैरान हो गई। उसके शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता की लकीरें नहीं थीं। वह धीरे से उठ बैठी। देखा, 2 नर्सें जो दिन की ड्यूटी के लिए कमला के पास हाजिर की गई थीं, उसके आगे पीछे खड़ी थीं और धीरे धीरे कुछ बात कर रही थीं, जिससे कमला की नींद को नुकसान न हो। पास ही 2 मुलायम गद्दों पर रात की ड्यूटी करने वाले नर्स आराम से सो रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई खबर ही ना हो। रात भर की जागी हुई नर्सें ऐसे सो रही थीं जैसे वो अस्पताल में नहीं, कहीं हनीमून मनाने गई हों। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। कई डॉक्टर अंदर आए और कमला को घेर लिया। डॉक्टरों ने पूछा, कमला मैडम, अब आपकी तबीयत कैसी है? कमला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी बहुत अच्छी। लेकिन इतना कहते ही वह फिर से उदास हो गई। यह सुनते ही डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मगर का मतलब क्या है। तभी दोनों नर्सों ने डॉक्टरों को हटाते हुए कहा, शायद जो भी बात है वो आपसे नहीं कहना चाहती या नहीं कह सकती, मैं अभी पूछ के आती हूं। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए और कमरे के दरवाजे के पास ही छुपकर बातें सुनने लगे, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि कमला ऐसा क्या कहना चाहती है जो उनके सामने नहीं कह सकती। कमला ने एक नर्स का हाथ पकड़ लिया, जिसे वह अच्छी तरह जानती थी, और धीमी आवाज में बोली, सिस्टर, क्या कैलाश सर चले गए हैं क्या? नर्स जोर से हंसते हुए बोली, आपको छोड़कर वे भला कहां जा सकते हैं? बगल वाले कमरे में बैठे हैं। लोग उनका दिल बहलाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर वे हैं कि सिर उठाकर ही नहीं देखते। क्यों ना आज कैलाश सर को सरप्राइज दिया जाए। कमला के चेहरे पर हल्की खुशी आई। नर्स ने सभी डॉक्टरों को बुलाया, कान में कुछ कहा और फिर सब घबराते हुए भागते हुए कैलाश के पास पहुंचे। एक डॉक्टर, जिसका नाम प्रकाश भारतीय था, ने आगे आकर रोनी सूरत बनाते हुए कहा, सर। इतना कहना ही था कि कैलाश पति उठ खड़ा हुआ। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शायद वह मामला पहले ही भांप गया था। उसने चिल्लाते हुए पूछा, क्या हुआ कमला को? बोलो ना, क्या हुआ कमला को? तुम सभी चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? क्या हुआ है कमला को? और वह जोर जोर से रोने लगा। प्रकाश भारतीय ने आगे आकर कहा, सर, हम कैसे कहें कि कमला अब हमारे बीच नहीं रही? यह सुनते ही कैलाश धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। वह कंगाल हो गया था, इतना कंगाल कि महागरीब भी ऐसी कंगाली से न जूझता हो। उसके पास बेशुमार दौलत, अरबों रुपये, सैकड़ों नौकर, हजारों कर्मचारी, सैकड़ों डॉक्टर थे।
लेकिन आज उसका सबसे कीमती संसार लूट गया। थोड़ी देर बाद वह फुर्ती से उठा और चिल्लाया, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। फिर वह धीरे से उठकर वहां से जोर जोर से भागने लगा, जैसे उसकी जान ही निकल रही हो। वह भागते भागते सीधे कमला के कमरे में जा पहुंचा। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कमला को देख सके। कमला मूढ़ा पे बिस्तर में पड़ी हुई थी। कैलाश ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसके पैर जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वहां एक अजीब सी शांति थी, बस मशीनों की बीप की आवाजें आ रही थीं। कैलाश ने हिम्मत जुटाई और कमला के पास गया। उसने देखा कमला की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, जैसे वह गहरी नींद में हो। कैलाश का दिल भारी हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कमला का ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, कमला, मैं यहां हूं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। तभी एक डॉक्टर अंदर आया और धीरे से बोला, सॉरी सर, लेकिन कमला अब। कैलाश ने उसकी बात काटते हुए चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। वह कमला को जगाने की कोशिश करने लगा, उसे आवाज देने लगा, मगर कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पल में कमरे में सिर्फ कैलाश की चीखें और मशीनों की बीप की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। सभी डॉक्टर वहां पर खड़े खड़े अफसोस कर रहे थे। तभी कैलाश पति की पीठ पर किसी ने 2 नरम नरम कलाइयां रखीं। बेहद ठंडी स्पर्श से वह चौंक पड़ा। जब उसने पीछे देखा तो कमला खड़ी मुस्कुरा रही थी। कैलाश पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये भी कमला, वो भी कमला। उसने डॉक्टरों को डांटते हुए कहा, यह कैसा मजाक है। डॉक्टर शांत सिर झुकाए नीचे खड़े थे। कैलाश पति ने पीछे की तरफ घूमकर देखा तो कमला खड़ी मुस्कुरा रही थी। वहीं सामने की तरफ लेटी हुई कमला बेबस, लाचार और मजबूर थी, जैसे उसका प्राण पखेरु उड़ गया हो और वह अपनी लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी हो। थोड़ी देर के बाद कैलाश ने कमला से पूछा, कौन हो तुम। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कमला, आपकी कमला। यह बात सुनकर कैलाश के दिल में कुछ होने लगा, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में वह अपने आप को खोना नहीं चाहते थे। कैलाश ने कहा, झूठ बोल रही है तू जरूर कोई बहरूपिया है जो मुझे भरमाना चाहती है, भड़काना चाहती है, वो भी इन तुच्छ से डॉक्टरों से कुछ रिश्वत लेकर। याद रखना, इसकी सजा तुझे बहुत ही बेदर्दी से दी जाएगी, बस मेरी कमला। इतना कहकर वह रोने लगा। कमला ने आओ न देखा ताओ। उसने सारे कंबलों को उलट दिया और उस कमला को उठाकर बिस्तर से खड़ा कर दिया। यह देखकर तो कैलाश पति भी हैरान हो गए। वह असली कमला नहीं थी, वह कमला की वह प्यारी मूर्ति थी जो कमला ने खुद अपने लिए हूबहू वैसी ही बनवाई थी। उसकी कलाई पकड़कर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह असली मूर्ति है या नकली। यह सब देखकर कैलाश पति ताज्जुब में आ गए और उन्होंने अपनी कमला को सिर्फ अपनी कमला को गले से लगा लिया। यह प्रेम व्यवहार देखकर सारे डॉक्टर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। 2 ऐसे प्रेमी जोड़े जो एक तरफा प्यार में बंधे हुए थे, आज दोनों मिल गए थे। उन्हें वह सब कुछ मिल गया था जो वे चाहते थे। कैलाश पति ने भी कमला को अपनाया था, इसलिए नहीं कि उससे गलती हुई थी, बल्कि इसलिए कि वह सच में उससे अब प्यार करने लगा था। सुबह का सूरज इन दोनों के लिए ही नई खुशियां बिखेर लाया था। वहीं निर्मला की जिंदगी में हर दिन एक डूबते सूरज के समान होता था। निर्मला आज भी उस सूरज को देख रही थी जिसे कभी वह अपना रुद्र ही समझा करती थी। आज उसे सूरज से नफरत हो रही थी। चांद से शिकवे गीले थे, तारों से बड़ी बड़ी शिकायतें थीं, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी। किसी ने उसे सहारा दिया तो सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की है। यदि वह भी एक लड़का होता तो लोग उसे भगा देते। बबलू अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा था। उसके समझ में जब कुछ नहीं आता तो वह निर्मला को बुलाकर उससे थोड़ा बहुत पूछ लिया करता था। एक दिन मजाक मजाक में ही बबलू ने यह भी पूछा था, क्या वह उससे शादी करेगी। पहले तो निर्मला के दिल में एक धक्का सा लगा, फिर उसने सोचा, यह तो बच्चा है, इसकी बातों से क्या ही बुरा मानना। उसने शौक से कहा, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बबलू उदास मन से बोला, क्यों, वो भला क्यों। तभी निर्मला ने कहा, तुम्हारे लिए कोई बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी, गोरी चिट्टी और बहुत सुंदर लड़की आएगी। बबलू ने उत्साहित होकर पूछा, आपके जैसी। निर्मला ने कहा, मुझसे भी बहुत अच्छी। फिर बबलू ने न जाने कितनी लड़कियों के नाम बताए, मगर निर्मला यही कहती गई कि उससे भी अच्छी, यहां तक कि परियों से भी अच्छी। बबलू खुश हो गया और वह फिर से अपने कामों में ध्यान देने लगा। वहीं शाम होते ही रामदयाल और उनकी पत्नी दोनों ही वहां पर आ पहुंचे। आज खाना निर्मला ने बनाया था। छोटी छोटी मगर पतली चपातियों के साथ आलू बैंगन की सूखी सब्जी तथा मिक्स दाल क्या मजे दे रही थी। वहीं खीरे, काजू, मूली व अन्य चीजों का कटा हुआ सलाद जो खाने में अति उत्सुकता से स्वादिष्ट था। सभी लोग खाना खाने बैठे तो निर्मला आज एक अच्छे भंडारी का रोल निभाने में जुटी हुई थी। दोनों ने कहा,
बेटी तू भी आकर बैठ और हम सबके साथ खाना खा। निर्मला ने प्यार से कहा। माँ जी पहले आप लोग खा लें, मैं सबसे आखिर में खाऊंगी। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा। देखा जी, जब मैं भी छोटी सी थी तब मेरी मम्मी भी ऐसा ही किया करती थी। रामदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। और तू तो आज तक ऐसा ही करती आ रही है। हाँ, आज के दिन को छोड़कर, क्योंकि आज तो निर्मला बिटिया ने क्या खूब स्वादिष्ट खाना बना डाला है। कभी जिंदगी में खाया था इतना स्वादिष्ट खाना? बुढ़िया तिनक कर बोली। बेटी मेरी है। तभी बूढ़े ने थोड़ा मजाक में कहा। नहीं, यह बेटी तो मेरी है। निर्मला ने इस मामले को सुलझाने के लिए प्यार से कहा। मैं तो आप दोनों की ही बेटी हूं, आप दोनों जैसा चाहे वैसा कह सकते हैं, लेकिन प्लीज इसमें बीच में मुझे मत डालना। मुझे बबलू वाली वह पुरानी बात याद है। बबलू बेचारा उससे उभर नहीं पाता और मुझे पक्का पता है कि मैं भी उस बात से उभर नहीं पाऊंगी, इसलिए प्लीज आप इस बात को बंद कर दें। तभी बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं, लेकिन इस बूढ़ी से पूछ रहा हूं, ऐसी सब्जी कभी जिंदगी में खाई है क्या? बुढ़िया ने अपने तेवर चढ़ाते हुए कहा। इससे भी अच्छी अच्छी सब्जियां खाई हैं। जब से तुमसे शादी क्या कर ली, नसीब में ही नहीं लिखा, मेरा नसीब ही फूट गया। बूढ़े ने हल्के अंदाज में कहा। तो मैंने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मना कर देती शादी करने से? बुढ़िया ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। मुझे क्या पता था कि 80 वर्ष का बूढ़ा मुझे मिल जाएगा? तभी बूढ़े ने हंसते हुए कहा। और मुझे भी नहीं पता था कि यह बूढ़िया मुझे मिलेगी। दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ कुछ नफरतों के छींटों के साथ और कुछ कुछ प्यार की झलक के साथ। ये सभी बातें करते हुए खाना खाते जा रहे थे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे गंभीरता से लिया जाता और लोग लड़ाई झगड़े या मारपीट पर उतारू हो जाते। यह तो सिर्फ खाना खाते वक्त एक मनोरंजकता से बातें की जा रही थीं, जिसका सभी लोग जितना ज्यादा हो सके लाभ उठा सकते थे। बुढ़िया ने अपने सास ससुर, देवर, नंदों सबकी काली करतूतों का किस्सा खोलना शुरू किया, तो वहीं रामदयाल भी उसके परिवार के सभी लोगों के मजेदार किस्से आरंभ कर चुके थे। सभी की हंसी और बातों के बीच समय का पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 9 बज गए और सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा बैठे। थकान के साथ साथ दिल में एक संतुष्टि और प्यार की गर्माहट लेकर तकरीबन 5 मिनट भी ठीक से नहीं बीते होंगे कि अचानक किसी ने उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। इतनी रात को कौन है? बूढ़ा रामदयाल उठा और बबलू भी उठ बैठा, अपना बैट बल्ला लिया और बाहर निकल आया। देखा, बाहर 4-5 आदमी खड़े हैं और वे दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रामदयाल ने कहा, कौन हो भाई? तभी एक आदमी ने बोला, सरपंच साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया दरवाजा खोल दें। दरवाजा खुलते ही सरपंच अंदर आ गए। बुढ़िया उनके आओ भगत में जुट गई। उसने तुरंत ही चाय बनाई और गरम गरम पकौड़ियां तलने लगी। चाय पकौड़ी सामने की तरफ सज चुकी थी। तभी बूढ़े ने कहा, आइए बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, बातें तो होती रहेंगी। सरपंच ललचाई हुई नजरों से इधर उधर ताक रहा था। तभी उसने दूसरे कमरे की तरफ देखा जिसमें बत्ती जल रही थी। फिर अचानक बत्ती बुझ गई। उसने कहा, रामदयाल, इस कमरे में कोई है क्या? रामदयाल ने कहा, हाँ जी, मेरी बेटी है। सरपंच ने कहा, आपकी बेटी? मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी बूढ़े रामदयाल ने कहा, जी अब जो भी आप समझें। फिर उसके बाद उन्हें निर्मला का पूरा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर सरपंच ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसी ही कुछ खबर मिली थी कि बड़ी सुंदर छोकरी है तेरे घर में, जरा बाहर तो निकाल। सरपंच की बात पर सभी की नजरें उस कमरे की तरफ टिकी थीं, जहां अभी अभी बत्ती बुझी थी। रामदयाल अपने माथे पर हाथ रखे गहरे विचार में डूबे हुए थे, जबकि बुढ़िया भी सन्नसी खड़ी थी। तभी उन्हीं आदमियों में से एक, जिसका नाम राजकुमार सिंह था, ने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग हमारे सरपंच जी को ऐरे गहरे मत समझो। ये अलग अलग अपने धन्नी भाग मनाओ कि वो आज आपके घर में पधारे हैं। आपका पूरा घर पवित्र हो गया। हमारे सरपंच जी तो करोड़ों में एक हैं। करोड़ों में भले ही इनकी उम्र 60-62 से पार हो गई है, लेकिन अभी भी ये जवान लगते हैं। इनके मन में कोई खोट नहीं है। ये जो भी सोचते हैं जनता की भलाई के लिए ही सोचते हैं, इसलिए इनके सामने उसको बुला देना कोई गलत बात थोड़ी है। उसके साथ 2-3 और आदमियों ने भी सरपंच की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन बुढ़िया के दिल में यह बात बिल्कुल नहीं थी कि वह ऐसा कुछ होने दे। रामदयाल भी नहीं चाहता था कि कोई अनजान आदमी उसकी बेटी को देखे। उसे लग रहा था कि आज कुछ गड़बड़ जरूर होगी, क्योंकि सरपंच जी का इस घर में आना ही जैसे बड़े संकट का पहाड़ लेकर आना था। वह इतना परेशान हो गया कि उठकर इधर उधर टहलने लगा। फिर उसने प्रेम पूर्वक सरपंच जी से कहा, सरपंच जी आप प्लीज यहां से प्रस्थान करें। हम नहीं चाहते कि हम जानबूझकर आपका निरादर करें। आप हमारे लिए माननीय सम्माननीय हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को आपके सामने लाऊं, यह हमारे कुल मर्यादा के खिलाफ होगा। अगर आपको मिलना ही है तो आप सुबह आकर मिलें। 2-3 आदमी बोले, नहीं, आप सरपंच जी को मना करने वाले होते कौन हैं?
शोर सुनकर निर्मला बाहर निकल आई। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। बुढ़िया ने उसे देखा तो नाराज हो गई। उसके चेहरे की नाराजगी देखकर निर्मला ने बुढ़िया को इशारे से बुलाया और पूछा, क्या हुआ माँ जी? बुढ़िया ने जल्दी जल्दी उसे सारी बात बता दी। निर्मला ने सामने आकर कहा, आप लोग हमें ही देखना चाहते थे ना? देख लिया, अब जा सकते हैं। उन्हीं आदमियों में से एक ने कहा, छोकरी तो बहुत सुंदर है सरपंच साहब, ये आपके जोड़े की है। ये सुनते ही राम दयाल और बुढ़िया दोनों चौंक पड़े। आज सरपंच जी के मन में अचानक यह विचार कैसे आ रहे थे? एक तरफ उनकी उम्र 65 से पार है, दूसरी तरफ 22-23 साल की सुंदर कन्या। तभी सरपंच के पास बैठे हुए दो अन्य आदमियों ने कहा, जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, सरपंच जी शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं तुम्हारे घर पे। धन्य भाग्य तुम्हारे कि तुम्हारे घर में खुशियां आई हैं। अगर ऐसा मौका कहीं हमें मिलता तो हम कभी नहीं छोड़ते। तभी अचानक बुढ़िया ने गुस्से में आकर कहा, आओ आओ आओ, हम आपका सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हैं गांव के कर्ता धर्ता, लेकिन आप इस तरह किसी के घर पे आकर किसी की बहू बेटियों को ताड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। तभी सरपंच साहब के सामने बैठा हुआ एक आदमी, जिसका नाम सैयद अहमद था, उसने कहा, ये गांव हमारे सरपंच जी का है। सरपंच जी के इशारे पर यहाँ लोग उठते हैं और सोते हैं, यहाँ तक कि तू भी सरपंच के इशारों पर ही चलता है, इसलिए सरपंच जी ने जो सोचा है वो होकर रहेगा। तभी दूसरे दो और आदमियों ने कहा, भाई ये वहां जाकर के रानी रहेगी, रानी की तरह। यदि आप सूरज में दिया लेकर भी खोजने के लिए रिश्ते जाते तो ऐसे रिश्ते तुम्हें कभी नहीं मिलते, इसलिए इस रिश्ते को ठुकराओ मत, वरना सरपंच जी जबरदस्ती उससे शादी कर लेंगे, और क्या पता फिर बिना शादी के ही अपने घर पे रखें रखैल बनाकर। इतना कहना ही था कि राम दयाल तमतमा उठा। बबलू अभी भी खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। कुछ तो उसके समझ में बातें आ रही थीं कि ये लोग निर्मला को ले जाने आए हैं, मगर क्यों, ये उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी राम दयाल ने विनम्र निवेदन करते हुए कहा, हुजूर ऐसा ना करें, ये आपके मर्यादा के खिलाफ है। आपके बाप दादाओं ने भी कभी ऐसा नहीं किया, और फिर लोगों का काम ही है भड़काना। तभी दूसरे आदमी ने कहा, अरे कौन तुम्हारी अपनी बेटी है? ये तो वहां जाकर रानी रहेगी और तुमको भी खूब सारा माल और दौलत मिलेगा। तुम ऐसे घर, क्या ऐसे 7 घर भी बनवाओगे ना, फिर भी माल नहीं भर सकते। हमारे सरपंच जी के पास खजाने का भंडार है। जब फिर भी दोनों तैयार नहीं हुए प्रस्ताव के लिए, तभी सरपंच ने गुस्से में आकर कहा, उठा लो इस लौंडी को। सारे आदमी उसके तरफ दौड़े, मगर वह तुरंत भाग कर गई और अपने दरवाजे को बंद कर लिया। सभी आदमी सरपंच जी की तरफ देखने लगे। सरपंच जी ने गुस्से में आकर कहा, तोड़ दो इस दरवाजे को, और तीव्र दृष्टि से राम दयाल और उसकी पत्नी को देखने लगे। सारे आदमी वहां से भागे और दरवाजा तोड़ने लगे। क्या टूट जाएगा दरवाजा और हो जाएगी निर्मला की इज्जत नीलाम? क्या होगा जब पता चलेगा रुद्र को? कौन है कमला और कैलाशपति जो गांव से दूर पहाड़ी इलाके में जा बसे? क्या उनका अतीत निर्मला की जिंदगी से जुड़ा है? क्या राम दयाल और उनकी पत्नी लालच में आकर निर्मला को सरपंच के हाथों सौंप देंगे, या वे अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ेंगे? क्या बबलू छोटा होने के बावजूद निर्मला की मदद कर पाएगा, या वह खुद मुसीबत में फंस जाएगा? सरपंच की असली मंशा क्या है? वह क्यों निर्मला को अपने साथ ले जाना चाहता है? क्या सिर्फ शादी के लिए या कुछ और गहरा है? क्या रुद्र का कोई कनेक्शन इस कहानी से है? कौन है रुद्र और क्या वह निर्मला को बचाने आएगा? क्या कमला और कैलाशपति कभी वापस लौटेंगे? क्या उनका रहस्य इस परिवार को बचाने में मदद करेगा? निर्मला की जिंदगी का फैसला क्या होगा? क्या वह अपने सपनों की जिंदगी जी पाएगी या सब कुछ खो देगी? क्या आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब? यदि आपने अभी तक भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आखिर क्या होगा, देखिए आखिर वो है कौन, भाग 4 में। मिलते हैं अगले भाग में।